हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री शुरू कर दिए हैं और इसमें हम लोग अपना जो पहला चैप्टर है विलयन, उसके विषय में कुछ बेसिक चीज़ों को जान चुके हैं और आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम लोग सीखेंगे कि जो है विलयन की सांद्रता को किस तरह से ज्ञात किया जाता है, किस तरह से हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। विलयन की सांद्रता क्या होती है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा टॉपिक क्या है, विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? किसी विलयन में उपस्थित विलेय की निश्चित मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। और विलयन की जो सांद्रता होती है वह विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है और विलेय के कण ही यह निर्धारित करते हैं कि वह विलयन सांद्र होगा या तन्य होगा। यदि किसी विलयन में विलेय की मात्रा बढ़ती है तो विलयन सांद्र विलयन बनता है और यदि किसी विलयन में विलायक की मात्रा बढ़ती है तो वह विलयन तन्य विलयन कहलाता है। विलयन की सांद्रता क्या होती है? अभी हम लोगों ने डेफिनेशन देखा और यहाँ देखते भी हैं कि विलयन की सांद्रता क्या है। तो विलयन की सांद्रता क्या है? किसी विलयन में उपस्थित विलेय की किसी विलयन में उपस्थित विलेय की निश्चित मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता होती है, विलयन की सांद्रता सांद्रता विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ये संख्या पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। यह विलायक यह विलायक के कणों की संख्या पर निर्भर नहीं करता। अर्थात यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो विलयन की सांद्रता होती है, जो विलयन की सांद्रता होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो विलयन की सांद्रता विलायक के कणों पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि वह किस पर निर्भर करती है? वह विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है। वह विलायक के कणों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। यानी किस पर निर्भर नहीं करती? विलायक के कणों की संख्या पर निर्भर नहीं करती। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो है विलयन की सांद्रता को हम किस तरह से व्यक्त करेंगे, तो आते हैं। विलयन की सांद्रता को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जो हमारा सबसे पहला इसमें है वो है जो है द्रव्यमान प्रतिशत। पहला जो है विलयन की सांद्रता को हम किस तरह से व्यक्त करेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं, जिसको हम लोग जो है W/W से भी व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत को कैसे व्यक्त करेंगे? W/W प्रतिशत में भी व्यक्त करते हैं। तो देखते हैं इसको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलेय की निश्चित मात्रा हो। ठीक, 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलेय की मात्रा को उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे W/W प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। इसे W किया जाता है। इसे
W/W प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इसको हम किस तरह से जो है सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, तो देखते हैं द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है आपका, इसका जो सूत्र बनेगा वो होगा विलेय विलेय का द्रव्यमान विलेय का द्रव्यमान किस में रहेगा, ग्राम में, और इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, विलयन का द्रव्यमान, ये भी किस में होगा, ये भी होगा ग्राम में, और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए हम करेंगे क्या, 100 से गुणा कर देते हैं, जिससे कि ये प्रतिशत में बदल जाता है। ये होता है द्रव्यमान प्रतिशत जो है निकालने का फॉर्मूला है। हम इसकी सहायता से विलयन का जो है द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होगा क्या आपका, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100 का गुणा क्यों कर रहे हैं, जिससे कि हमारा वो वैल्यू प्रतिशत में बदल जाए। प्रतिशत में बदलने के लिए हमें जो है 100 का गुणा करना पड़ता है। तो ये पहला फार्मूला है, इसका डेफिनेशन याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं जो दूसरा हमारा है। दूसरा होता है जो कि हम सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं, वो क्या है, आयतन प्रतिशत होता है। आयतन प्रतिशत को हम किस में व्यक्त कर सकते हैं, तो आयतन प्रतिशत को हम लोग V/V में व्यक्त कर सकते हैं। किसमें व्यक्त करेंगे इसको, V/V प्रतिशत में इसे हम व्यक्त कर सकते हैं। इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको डिफाइन करेंगे, एक मिनट, 100 ml विलयन में 100 ml विलयन में घुले हुए विलेय की ml में मात्रा को ml में मात्रा को उस विलयन का आयतन प्रतिशत, उस विलयन का आयतन प्रतिशत अर्थात V/V प्रतिशत करते हैं। यदि हम इसको फार्मूले के रूप में लिखना चाहते हैं तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो होगा आपका आयतन प्रतिशत का जो फार्मूला हमारा होगा, आयतन प्रतिशत का फार्मूला क्या होगा, तो विलेय का आयतन वो भी किसमें होगा, ml में, इसको हम डिवाइड करेंगे विलयन का आयतन, ये भी किसमें होगा, ये भी होगा ml में, क्योंकि ये हमारा जो है प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, तो इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमारा आयतन प्रतिशत ज्ञात हो जाता है। तो ये हमारा है आयतन प्रतिशत ज्ञात करने का फार्मूला। इस फार्मूले की सहायता से हम विलयन की सांद्रता को आयतन प्रतिशत में ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से यदि हम अगले फार्मूले की बात करें तो चलिए हम देखते हैं। अब तीसरा जो है हमारा जो तरीका है, हम विलयन की सांद्रता को किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, तो जो हमारा तीसरा होता है वो होता है, जो तीसरा है वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसको हम किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, तो इसको हम
जो है W/V प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। अर्थात इसमें क्या होगा, जो है किसी, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किसी 100 ml, किसी 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत अर्थात W/V प्रतिशत कहते हैं। इस तरह से ये हमारा डेफिनेशन बनता है। किसी 100 ml विलयन में घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो इसके लिए फार्मूला देखते हैं, क्या फार्मूला हमारा बन सकता है। तो देखते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फार्मूला क्या बनेगा। तो चलिए देखते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के लिए फार्मूला हमारा क्या होगा। विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा इसमें होगी ये ग्राम में, और इसको हम डिवाइड करेंगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इसमें होगा, ये ml में होगा, और फिर क्योंकि हम इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं इसलिए इसे हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह हमारा जो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का जो है फार्मूला हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा जो है एक फार्मूला हमें मिलकर तैयार होता है, क्या, विलयन का आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हम इस तरह से ज्ञात करें। इसी तरह से यदि हम जो है सांद्रता को ज्ञात करने के पद में आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारा अगला आता है जो है वह होता है मोल प्रभाव, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। इस पर जो है बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी बनते हैं हर साल। अभी तक जो हम लोगों ने 3 जो है सांद्रता के पद देखा, उनकी केवल डिफिनेशन आपको याद करना है, परिभाषाओं को याद रखना है। उस पे न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें हम याद ना करें, क्योंकि उन्हीं की सहायता से ये सब न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं, इसलिए वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो सीधे सीधे सवाल बनते हैं वह आगे के आने वाले जो 2-3 सांद्रता के पद हैं उन्हीं पर जो है ज्यादातर सवाल हमारे बोर्ड्स में बनते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं जो है ये मोल प्रभाव क्या होता है, मोल प्रभाव क्या है या मोल अंश क्या है। तो इसको हम मोल प्रभाव या मोल अंश को इस तरह एक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से इसको हम व्यक्त करते हैं। तो चलिए क्या होता है मोल प्रभाव देखते हैं। मोल प्रभाव किसे कहते हैं, तो किसी किसी विलयन में, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित किसी विशेष, किसी विशेष घटक के, किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या, किसी विशेष घटक की
मोलों की संख्या, मोलों की संख्या तथा उस विलयन के सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को, संख्या के अनुपात को, अनुपात को मोल प्रभार, मोल प्रभार या मोल अंश, मोल प्रभार या मोल अंश कहते हैं। अर्थात मोल प्रभार या मोल अंश से क्या होता है, तो किसी विलयन में उपस्थित किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन के सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। इसी को हम मोल प्रभाज कहते हैं। यदि हम इसके लिए एक सूत्र बनाए तो हमारा सूत्र क्या होगा, तो देखते हैं हमारा जो फार्मूला क्या बनेगा। तो सूत्र हमारा बनेगा यहाँ से मोल, मोल प्रभाव या मोल अंश बराबर क्या होगा, तो किसी विशेष घटक, किसी विशेष घटक का मोल, किसी विशेष घटक का मोल, और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, पूरे घटक के मोल। अर्थात पूरे घटक का मोल से तात्पर्य हमें क्या है, जो भी अवयव, जो भी अवयव विलयन में, जो भी अवयव विलयन में उपस्थित हो। यहाँ पूरे घटक से तात्पर्य क्या है कि जो भी उसमें अवयव हैं, जितने भी अवयव हम उसमें ले रहे हैं, उन सभी जो है घटकों का मोल से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये कहलाएगा आपका मोल प्रभार। लेकिन यहाँ पर मोल प्रभार निकालने से पहले एक जरूरी है कि हम लोगों को ये मोल क्या होता है, मोल कैसे निकालेंगे, ये पता होना चाहिए। तो मोल कैसे निकालेंगे, तो देख लेते हैं। मोल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या है, तो मोल या मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो मोलों की संख्या कैसे निकाली जाएगी, तो मोलों की संख्या निकालेंगे हम कैसे, दिए गए यौगिक का, दिए गए यौगिक का दिया गया द्रव्यमान, और इसको जो है हम डिवाइड करेंगे किससे, उस यौगिक के मोलर द्रव्यमान से, यानी कि जिसका भी हमें मोल अंश या मोलों की संख्या निकालनी है, तो हम उसको कैसे ज्ञात करेंगे। अगर हमें मोल की संख्या निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, जिस भी यौगिक
कि हमें मोलों की संख्या प्राप्त करनी है, उसके जो भी यौगिक होगा उसका जो दिया गया द्रव्यमान होगा, उसके द्रव्यमान को हम उस यौगिक के मोलर द्रव्यमान से यदि हम गुणा कर भाग कर देते हैं तो जो मिलेगा वो हमें मोलों की संख्या प्राप्त हो जाती है। अब थोड़ी सी बात यहाँ देख लेते हैं, ये मोलर द्रव्यमान क्या होता है। चलिए, तो मोलर्स के लिए जो है हमें किसकी जरूरत थी, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या कैसे निकलता है अभी हम लोगों ने देख लिया है। अब उसमें एक पॉइंट और दिया गया है, मोलर द्रव्यमान। तो हम मोलर द्रव्यमान को कैसे निकालेंगे, तो मोलर द्रव्यमान कैसे निकलता है, तो अगर बात की जाए मोलर द्रव्यमान की, तो मोलर द्रव्यमान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो मोलर द्रव्यमान क्या होगा, यौगिक, जो भी यौगिक हमें दिया गया होगा, यौगिक में उपस्थित उपस्थित सभी परमाणुओं के सभी परमाणुओं के सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग परमाणु भारों के योग के बराबर होगा, यही आपका मोलर द्रव्यमान की तरह कार्य करेगा। इसी से हम दिए गए द्रव्यमान को डिवाइड कर देंगे तो हमें मोलों की संख्या मिल जाएगी, और मोलों की संख्या यदि ज्ञात कर लेते हैं तो हम आसानी से मोल अंश को भी ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान देना है, विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल अंश का योग एक के बराबर होता है। अर्थात यहाँ से क्या होगा, यदि हम जो है किसी भी जो है एक यौगिक का यदि हमें मोल अंश ज्ञात हो जाता है तो हम दूसरे यौगिक का मोल अंश आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि यदि हमारा विलयन दो अवयवों से मिलकर बना हुआ है तो यदि एक का हमें मोल अंश ज्ञात कर लिया जाए तो दूसरे का ज्ञात करने के लिए हम उसे क्या करेंगे, वन में से घटा देंगे। यदि हम वन से उसको घटा देंगे तो दूसरे यौगिक का हमें मोल अंश मिल जाता है। तो इस तरह से हम जो है आसानी से दूसरे भी यौगिक का मोल अंश आसानी से निकाल लेंगे, उसके लिए हमें किसी भी तरह की गणना करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला जो है मोल, जो है हमारी सांद्रता ज्ञात करने का जो अगला तरीका है वो क्या है, वो है हमारा मोलरता। ये मोलरता क्या होता है, इसको तो मोलरता को डिफाइन कैसे करेंगे, तो क्या होता है मोलरता, एक लीटर, ये क्या होता है, एक लीटर विलयन में, एक लीटर विलयन में घुले हुए, एक लीटर विलयन में घुले हुए विलय विलय के मोलों की, विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं, उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे 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 यम से व्यक्त करते हैं, इसे यम से
व्यक्त करते हैं, इसे यम से व्यक्त करते हैं। और यदि देखा जाए तो इसके विषय में एक पॉइंट हमें याद रखना है। वो पॉइंट हमें याद क्या रखना है? विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता ताप पर निर्भर करती है। विलयन की मोलरता जो है ताप पर निर्भर करती है। अगर देखा जाए तो जो विलयन की मोलरता होगी ये किस पर निर्भर करेगा? ये ताप पर निर्भर करता है। क्यों ताप पर निर्भर करता है? क्योंकि यहाँ पर जो होता है, यहाँ आयतन जो है लीटर में लिया गया है, अर्थात तो वह द्रव अवस्था में रहेगा। और द्रव अवस्था में जो भी कोई पदार्थ होता है तो वह ताप से प्रभावित होता है, जिसकी वजह से विलयन की मोलरता भी ताप के द्वारा प्रभावित होगी, अर्थात मोलरता ताप पर निर्भर करेगा। चलिए देखते हैं इसके लिए फार्मूला क्या होगा। तो इसका फार्मूला कैसे हम निकालेंगे? तो यानी कि मोलरता को हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। मोलरता क्या था? यम बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा विलेय के मोल या विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, इसको हम डिवाइड कर देंगे जो है विलयन के आयतन से। विलयन का आयतन से हम इसको डिवाइड कर देंगे और वो भी हमारा आयतन किसमें होगा? लीटर में रहेगा। इससे हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें यहाँ से जो फार्मूला प्राप्त होता है वो हमारा क्या हो जाता है? मोलरता के लिए हमें सूत्र प्राप्त हो जाता है। हम विलयन की मोलरता को इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। यदि इसी तरह से यदि हम देखें जो हमारा अगला जो है पद है सांद्रता ज्ञात करने का, वो होता है जो है मोललता। अब मोललता को हम किसमें व्यक्त करते हैं? तो मोललता को हम जो है स्मॉल लेटर यम से व्यक्त करते हैं। विलायक में यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ विलायक की बात हो रही है, विलयन की बात नहीं हो रही है। 1 केजी विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की 1 केजी विलायक में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या को मोललता अर्थात जो यम से व्यक्त करते हैं मोललता कहते हैं। ये जो मोललता होती है यह ताप पर निर्भर नहीं करती, यानी कि जो हमारी मोललता होती है वो किस पे निर्भर नहीं करती है? तो जो हमारी मोललता होती है वो ताप पर जो है निर्भर नहीं करती। मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती। मोललता जो है ये किस पर निर्भर नहीं करता? तो ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। ताप पर निर्भर नहीं करता। यह ताप पर निर्भर क्यों नहीं करता? तो यह ताप पर निर्भर इसलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ पर जो हमारा विलेय होता है वह 1 केजी विलायक में घुला होता है, अर्थात यहाँ द्रव्यमान मास की बात कही जा रही है और जो मास होता है वो तापमान से प्रभावित नहीं होता है। अतः यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो चलिए हम मोललता के लिए फार्मूला देखते हैं। इसके लिए
हमारा सूत्र क्या बनेगा, तो यहाँ से हो जाएगा मोललता अर्थात यम इज इक्वल क्या बनेगा हमारा, मोललता हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, इसको हमें डिवाइड करना होगा किससे, विलायक, विलायक का द्रव्यमान वो भी किसमें होगा, जो कि किलोग्राम में दिया होगा। यदि हम इसे जो है विलायक के द्रव्यमान से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिल जाएगा जो कि क्या होगा, ये मोललता का फार्मूला होगा। इस तरह से हम मोललता को इस सूत्र के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। और चलिए अब हम देखते हैं अगला जो हमारा है विलेय की सांद्रता को व्यक्त करने का जो हमारा अगला और जो है आज के सेशन का अंतिम जो है सांद्रता ज्ञात करने का जो तरीका है वो हमारा क्या है, पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करना। पीपीएम में सांद्रता को हमें ज्ञात करना है। तो पीपीएम में सांद्रता हम किन पदार्थों का ज्ञात करते हैं, उन्हीं पदार्थों का ज्ञात करते हैं जो बहुत ही पतले होते हैं, अर्थात ऐसे जो है पदों की इसमें सांद्रता ज्ञात की जाती है जिसमें जो हमारा विलेय होगा वो ऐसा होगा कि बहुत पतला होगा, उसे हम जो है बहुत आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। 10⁶ ग्राम विलयन में घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा को पीपीएम कहते हैं। ठीक, यानी 10⁶ ग्राम विलयन में घुले हुए विलयन की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की जो है पीपीएम कहते हैं। इसको हम फार्मूले के रूप में किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, तो देखते हैं पीपीएम अर्थात इसको हम क्या लिखेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन है, इसको हम जो है किस तरह से फार्मूले के रूप में लिखेंगे, तो पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल विलेय का भाग ग्राम, विलेय का भाग ग्राम में, और इसको डिवाइड करेंगे विलयन का भाग, ये भी किसमें होगा, ग्राम में। इस तरह से, और इसको हम फिर क्या करेंगे इनटू 10⁶, क्योंकि हमारे डिफिनेशन में ही है कि 10⁶ ग्राम जो है विलयन में घुला होना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा फार्मूला बन के तैयार होता है कि विलयन की सांद्रता को हम पीपीएम में किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा आज जो है 1 से लेकर के 7 नंबर तक, अर्थात जो है 7 तरह से हमने सांद्रता को ज्ञात करना सीख लिया है। अब इन पर हम लोग न्यूमेरिकल अगले सेशन में करेंगे।